हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने आपको यूजी जो प्लेन मिरर के बारे में बताया था और प्लेन मिरर बिल्कुल समाप्त कर दिया था। यदि आपने हमारे लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर देख सकते हो। आज हमें पढ़ने वाले हैं हम गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। आज हम पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण। तो सबसे पहले देख लेते हैं गोलीय दर्पण क्या होता है। मान लीजिए फ्रेंड्स, हमारे पास कोई गोला है, कांच का खोखला गोला है, कांच होमोस्फेयर है, ग्लास होमोस्फेयर। हमारे पास ये कोई कांच का खोखला गोला है। मान लीजिए हमारे पास ये कांच का खोखला गोला है और इस कांच के खोखले गोले को हमने यहां से काट दिया और यहां से काट दिया। तो हमारे पास आप देखो दो तरफ आएगी, एक तो ये तरफ आएगी और एक ये इस प्रकार की तरफ। यदि मैं इस गोलाकार तरफ पर बाहरी भाग पर पॉलिस्टर देता हूं तो ये अवतल दर्पण बन जाता है, और यदि मैं इस तरह पर आंतरिक भाग पर पॉलिस्टर देता हूं ये उत्तल दर्पण बन जाता है। तो गोलीय दर्पण बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो अब ये गोलीय दर्पण है क्या? तो गोलीय दर्पण वह दर्पण है जिसका परावर्तक सतह कांच के खोखले गोले का एक भाग है। जो ये सतह आई है इस अवतल दर्पण में, तो यहाँ से परावर्तन होता है, ये आपका परावर्तक सतह होती है, परावर्तक सतह, क्योंकि इसमें परावर्तन भीतरी सतह से होता है। और जो आपका उत्तल दर्पण है इसमें ये परावर्तक सतह होती है, इसमें परावर्तन ऊपरी ऊपरी सतह से होता है। ये इसमें परावर्तक सतह होती है, परावर्तक सतह। तो ये जो परावर्तक सतह है ये कांच के खोखले गोले का तो एक भाग है। तो हम कह सकते हैं गोलीय दर्पण वह दर्पण है जिसका परावर्तक सतह कांच के खोखले गोले का एक भाग है, क्योंकि ये जो परावर्तक सतह, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये कांच के खोखले गोले का तो भाग है। तो गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण वह दर्पण है जिसका परावर्तक सतह कांच के खोखले गोले का एक भाग है। तो आप तो इसकी परिभाषा लिखनी है सबसे पहले। अब मैं इसे मिटा देता हूं। तो गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण वह दर्पण है, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण वह दर्पण है, गोलीय दर्पण वह दर्पण है जिसका परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक सतह कांच के, कांच के खोखले गोले का, खोखले गोले का एक भाग है, एक भाग है। क्योंकि ये जो परावर्तक सतह है ना, ये हमारे कांच के खोखले गोले से तो हमने काटा हुआ है, तो उसका ये भाग है। तो गोलीय दर्पण वह दर्पण है जिसका परावर्तक सतह कांच के खोखले गोले का एक भाग है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अब हमें अवतल उत्तल के बारे में ही समझना है कि ये अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है और ये कैसे कार्य करता है, यही हमें अब समझना है। अब देखते हैं हम अवतल दर्पण। अवतल दर्पण इंग्लिश में से कॉनकेव मिरर बोला जाता है, अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण क्या होता है? हमारे पास क्या होता है, ऐसा कर्व होता है और इस पर बाहरी भाग पर पॉलिस्टर दी जाती है, बाहरी भाग पर पॉलिस्टर दी जाती है तथा परावर्तन आंतरिक सतह से होता है। ये जो सतह है ना, यहाँ से परावर्तन होता है, ये इसकी परावर्तक सतह होती है, ये इसकी परावर्तक सतह होती है। तो अवतल दर्पण क्या है? अवतल दर्पण वह गोलीय दर्पण है जिसमें परावर्तक भीतरी सतह से होता है, जिसमें परावर्तन भीतरी सतह से होता है तथा बाहरी ऊपरी भाग पर पॉलिस्टर दी जाती है। तो अवतल दर्पण क्या है, इसकी डेफिनेशन भी हम लिख लेते हैं। अवतल दर्पण वह गोलीय दर्पण है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण वह गोलीय दर्पण है, अवतल दर्पण वह गोलीय दर्पण है जिसमें परावर्तन भीतरी सतह से होता है, जिसमें परावर्तन भीतरी सतह से होता है, जिसमें परावर्तन भीतरी सतह से होता है, भीतरी सतह से होता है और बाहरी भाग पर, और बाहरी भाग पर, और बाहरी भाग पर पॉलिश कर दी जाती है, और
बाहरी भाग पर पॉलिश कर दी जाती है। पॉलिश मतलब तलाई, पॉलिश कर दी जाती है, कर दी जाती है। तो अब तो याद रखना है, अवतल दर्पण वह तौलीय दर्पण है जिसमें परावर्तन भीतरी सतह से होता है और बाहरी भाग पर पॉलिश कर दी जाती है। ये हमारी जो भीतरी सतह है ना, दबी हुई सतह, यहाँ से परावर्तन होता है, इसलिए इसे परावर्तित सतह बोला जाता है। अब हम देखते हैं उत्तल दर्पण क्या होता है। पहले हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, अभी थ्योरेटिकल पोर्शन चलने वाला है आपका। अवतल दर्पण, अब हम देखते हैं उत्तल दर्पण। कॉन्वेक्स मिरर, इंग्लिश में इसे कॉन्वेक्स मिरर बोला जाता है। उत्तल दर्पण, हमारे पास मान लीजिए एक कर्व था, हमने तो आज तक थोतले तौले से काटा था। अगर मैं इसके आंतरिक भाग पर, अब की बार मैं आंतरिक भाग पर पॉलिश कर रहा हूं, अगर इसके आंतरिक भाग पर पॉलिश कर दी जाती है और परावर्तन बाहरी ऊपरी सतह से होता है, यहाँ पर जो परावर्तन होता है इस सतह से होता है, ये इसका परावर्तक सतह होता है, परावर्तक सतह। तो उत्तल दर्पण जस्ट उसका उल्टा है। और उत्तल दर्पण वह तौलीय दर्पण है जिसमें परावर्तन ऊपरी सतह से होता है, ऊपरी जो है भारतीय ऊपरी हुई सतह से होता है, तथा आंतरिक भाग पर तलाई कर दी जाती है। तो उत्तल दर्पण की आपको परिभाषा याद रखनी है। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण वह तौलीय दर्पण है, उत्तल दर्पण वह तौलीय दर्पण है, उत्तल दर्पण वह तौलीय दर्पण है जिसमें परावर्तन बाहरी ऊपरी सतह से होता है, जिसमें परावर्तन बाहरी ऊपरी सतह से होता है, जिसमें परावर्तन बाहरी सतह से होता है तथा आंतरिक भाग पर तलाई कर दी जाती है, तथा आंतरिक भाग पर तलाई कर दी जाती है, तलाई कर दी जाती है। तो उत्तल दर्पण वह तौलीय दर्पण है जिसमें परावर्तन बाहरी सतह से होता है तथा आंतरिक भाग पर तलाई कर दी जाती है, जबकि अवतल दर्पण इसका अपोजिट है, वह तौलीय दर्पण है जिसमें परावर्तन भीतरी सतह से होता है और बाहरी भाग पर तलाई कर दी जाती है। और उत्तल दर्पण में आंतरिक भाग पर तलाई कर दी जाती है लेकिन परावर्तन बाहरी ऊपरी सतह से होता है। ये आपको इनकी परिभाषा याद रखनी है। अब हम दर्पण से रिलेटेड कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है, दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होता है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है। अब 1 by 1 इसमें पढ़ने वाले हैं। अब हम देख लेते हैं दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। सबसे पहला आता है दर्पण का ध्रुव, पोल ऑफ मिरर, दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव। तो पहले इस ध्रुव तो ही समझ लेते हैं दर्पण का ध्रुव क्या होता है। मान लीजिए फ्रेंड्स मेरे पास एक अवतल दर्पण है, ये एक अवतल दर्पण, और हमारे पास ये एक उत्तल दर्पण है, ये एक उत्तल दर्पण है। तो दर्पण का ध्रुव क्या होता है, दर्पण का ठीक मध्य बिंदु, वो बिंदु जो बिल्कुल दर्पण के बीचों बीच होता है, दर्पण का ध्रुव कहलाता है। दर्पण का ध्रुव, ये बिंदु इसका बिल्कुल बीचों बीच हो जाएगा, इसी प्रकार ये इसका बिंदु बिल्कुल बीचों बीच हो जाएगा, इसे ध्रुव कहा जाता है। इसे पी से दर्शाते हैं क्योंकि इसमें से पोल कहते हैं। तो दर्पण का ठीक मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है, चाहे वो उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो। ये या परिभाषा तो होगी कि दर्पण का ठीक मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। तो इसकी परिभाषा क्या होती है, यह दर्पण का ठीक मध्य बिंदु होता है, यह दर्पण का ठीक मध्य बिंदु मतलब जो बिल्कुल बीचों बीच है, यह दर्पण का ठीक मध्य बिंदु होता है, इसे पी से दर्शाते हैं। अब हम देखते हैं वक्रता केंद्र, दूसरा देखते हैं वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। अब हम देखते हैं दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होता है। हमने आपको अभी बताया था फ्रेंड्स, ये जो गोलीय दर्पण है ये कांच के थोथले गोले के तटे भाग होते हैं। तो गोलीय दर्पण जिस कांच के थोथले गोले से काटे जाते हैं उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं।
तो तौलिया दर्पण जिस तौले से कटे होते हैं उस तौले के केंद्र तो वक्रता केंद्र कहते हैं। तो वक्रता केंद्र क्या है? उस तौले के केंद्र तो उस तौले के केंद्र तो जिसमें से दर्पण काटे गए हैं, जिसमें से दर्पण काटे गए हैं वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र कहते हैं। उस तौले के केंद्र तो जिसमें से दर्पण काटे गए, तौले दर्पण जिस तौले से काटे गए हैं उस तौले के केंद्र तो वक्रता केंद्र कहते हैं। अब हम देखते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या तो हम R से दर्शाते हैं और वक्रता केंद्र तो हम C से दर्शाते हैं। मान लीजिए फ्रेंड्स हमारे पास ये तो ये अवतल दर्पण है, इससे बाहरी भाग पर हमने पॉलिश की हुई है, तलाई की हुई है। ये दर्पण तो मध्य बिंदु पर तो ध्रुव है, ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है। अब आगे मैं आपको बताऊंगा। और ये वक्रता केंद्र हमने अभी आपको पढ़ाया है कि उस तौले के केंद्र तो जिसमें से दर्पण काटा गया है वक्रता केंद्र कहते हैं। अब हमें पढ़ रहा है वक्रता त्रिज्या। ध्रुव और वक्रता केंद्र तक के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है, इसे R से दर्शाते हैं। और C क्या है? वक्रता केंद्र उस तौले के केंद्र तो जिसमें से दर्पण काटा गया है वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता त्रिज्या ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी, वक्रता त्रिज्या कहलाती है, इसे R से दर्शाते हैं। तो वक्रता त्रिज्या क्या है? ध्रुव से, और सभी दूरियां ध्रुव से ही मापी जाती है। ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी, ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी, ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो ये आपको याद रखना है, ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अब एक वर्ड आता है इसमें मुख्य फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य फोकस इसको भी समझ लेते हैं, ये क्या होता है? मुख्य फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस। देखना फ्रेंड्स, ये जो अभी मैंने लाइन खींची है बिल्कुल ये वाली लाइन, ये जो लाइन जा रही है ये, इसे दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। तो मुख्य अक्ष क्या होता है? दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र तो मिलाने वाली रेखा। ये जो लाइन है ना, ध्रुव और वक्रता केंद्र तो मिला रही है, ध्रुव और वक्रता केंद्र तो ध्रुव और वक्रता केंद्र तो मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ये क्या है? मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। ध्रुव और वक्रता केंद्र तो मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। तो मुख्य अक्ष तो भी लिख लेते हैं हम, ध्रुव और वक्रता केंद्र तो, ध्रुव और वक्रता केंद्र तो मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली लाइन, मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष कहलाती है। तो ये आप तो सभी पॉइंट याद रखते हैं। दर्पण का ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होती है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, मुख्य अक्ष क्या होती है। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं और हम देख लेते हैं मुख्य फोकस क्या होता है और फोकस दूरी क्या होती है। अब हम आगे आपको बताने वाले हैं। अब हम देख लेते हैं अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। क्लास 10th में इसकी सीधी ही डेफिनेशन पूछ ली जाती है कि अवतल दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है। मान लीजिए फ्रेंड्स हमारे पास तो ये अवतल दर्पण है, आप जानते हैं इसके बाहरी भाग पर हमने पॉलिश की हुई है और परावर्तन भीतरी सतह से होता है। ये दर्पण का ठीक मध्य बिंदु, इसको हमने दर्पण का ध्रुव तो आता है, इसे P से प्रेजेंट करते हैं। ये वक्रता केंद्र होता है, इसे C से दर्शाते हैं। अब हमें पढ़ना है अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। मान लीजिए मैं अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर कोई लाइन डाल रहा हूं, मुख्य अक्ष के समांतर कोई लाइन डाल रहा हूं, तो मुख्य अक्ष के समांतर जो लाइन आ रही है अर्थात ये दर्पण पर आ रही है तो इसका परावर्तन होगा।
अगर मैं सेंटर से एक अभिलंब खींच लेता हूं, अब मुझे तो अभिलंब खींचना पड़ेगा, आप तो पता चल जाएगा कि अवतल दर्पण में ही परावर्तन के नियम कार्य करते हैं, इसमें भी कार्य करते हैं और वैसे भी कार्य करते हैं समतल दर्पण में भी। तो अगर मैं सेंटर से दर्पण पर एक लाइन खींच दूं, तो सेंटर से दर्पण पर खींची गई लाइन यहाँ पर अभिलंब कहलाती है। सेंटर से दर्पण पर डाली गई लाइन अभिलंब कहलाती है। तो लाइट जितने एंगल पर आएगी, मान लीजिए आई एंगल पर आई, तो उतने एंगल पर ही वापस जाएगी। आई पर आई तो आई पर ही वापस जाएगी। 30 पर आई है तो 30 पर वापस जाएगी। इसी प्रकार मैं एक लाइन दूसरी नीचे से भी मध्यस्थ समांतर डाल देता हूं, तो लाइट जितने एंगल पर आई है उसी एंगल पर वापस जाएगी। अब एक बार और मैं वक्रता केंद्र से दर्पण पर लाइन खींच देता हूं, वक्रता केंद्र से दर्पण पर लाइन खींच देता हूं जो अभिलंब कार्य करती है। वक्रता केंद्र से दर्पण पर खींची गई लाइन अभिलंब कार्य करती है। तो लाइट जितने एंगल पर आई, मान लीजिए आई एंगल पर आई, तो उतने एंगल पर ही वापस जाएगी, तो इस तरह से परावर्तन हो जाएगा, उतने एंगल पर ही वापस चली जाएगी, क्योंकि परावर्तन नियम यहाँ पर भी फॉलो होते हैं। तो मुख्यस्थ समांतर आने वाली प्रकाश किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है उसे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि अवतल दर्पण हो या गोलीय दर्पण हो, इनमें भी परावर्तन नियम कार्य करते हैं, क्योंकि जब मैं सेंटर से दर्पण पर कोई लाइन डालता हूं वो अभिलंब की तरह कार्य करती है, तो जितने एंगल पर आती है उतने एंगल पर वापस जाती है। इसी प्रकार जितने एंगल पर आई उतने एंगल पर वापस चली गई। तो दोनों प्रकाश किरणें क्या हो रही है, एक बिंदु पर मिलती है, इस बिंदु तो फोकस कहा जाता है। तो अवतल दर्पण का मुख्य फोकस क्या है, मुख्यस्थ समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है उसे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है। अब हम आपको इसकी परिभाषा बता देते हैं, लिखवा देते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है उसे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। उसे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से दर्शाते हैं, तो मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है उसे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब आपको एक बात याद रखनी है, ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो फोकस दूरी क्या होती है, ध्रुव से फोकस दूरी भी हम आपको बता रहे हैं, फोकस दूरी इसे स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। और ये क्या होती है, ध्रुव से फोकस तक की दूरी, ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी, फोकस दूरी कहलाती है। ध्रुव से फोकस तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। तो ये भी आपको याद रखना है, ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब देखना फ्रेंड्स, अवतल दर्पण में प्रकाश किरणें वास्तव में मिल रही है, वास्तव में एक बिंदु पर फोकसित हो रही है, तो हम कह सकते हैं अवतल दर्पण का मुख्य फोकस वास्तविक होता है, क्योंकि प्रकाश किरणें यहाँ पर वास्तव में आकर मिल रही है। तो आपको ये बात भी याद रखनी है कि अवतल दर्पण का मुख्य फोकस वास्तविक होता है। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस वास्तविक होता है।
अब आपको मैं थोड़ा साइन कन्वेंशन बता देता हूँ। चिन्ह परिपाटी क्या होती है, जितनी भी दूरियां या फिर जितनी भी चीजें दर्पण से लेफ्ट तरफ रखी जाती है, हमेशा जो है ना दर्पण पर लाइट लेफ्ट तरफ से ही डाली जाती है। तो दर्पण पर जितनी भी दूरियां लेफ्ट साइड में है वो सभी क्या ली जाती है, निगेटिव ली जाती है। यहाँ पर फोकस दूरी लेफ्ट साइड में है तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी निगेटिव होती है, क्योंकि लेफ्ट साइड की दूरी हमेशा निगेटिव ली जाती है। या तो साइन कन्वेंशन पर ध्यान रखना है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी निगेटिव होती है, क्योंकि लेफ्ट और होती है दर्पण में। तो आप तो ये बात याद रखनी है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी निगेटिव होती है अवतल दर्पण की, यानी माइनस में ली जाती है। न्यूमेरिकल करते समय आप तो याद रखना है अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में लेनी है। अवतल दर्पण की फोकल लेंथ फोकस दूरी निगेटिव होती है, निगेटिव होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी निगेटिव होती है और दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है, ये आप तो याद रखना है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी से स्मॉल एफ से लिखा जाता है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। मैं ये कह सकता हूँ कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की डबल होती है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की डबल होती है, मतलब जितनी दूरी दूर से फोकस तक की होती है उतनी दूरी फोकस से वक्रता केंद्र तक की होती है। मान लीजिए ये 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है तो वक्रता त्रिज्या कितनी होगी इसकी, 40 सेंटीमीटर होगी। 40 सेंटीमीटर यानी फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगर फोकस दूरी 20 है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 20, तो वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, फोकस दूरी से डबल हो जाएगी, r बराबर 2f हो जाएगा। क्योंकि आप तो ये रिलेशन याद रखना है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की डबल होती है। फोकस मान लीजिए फोकस दूरी 20 है तो वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, 40, क्योंकि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की डबल होती है। ये भी आपको संबंध याद रखना है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे बात करेंगे, तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।